Hey guys, what's up? Welcome to my channel. I am Dr. कुशाग्र। मैं एक सेकेंड ईयर जूनियर रेजिडेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में। आई एम कीनली इंटरेस्टेड इन फाइनेंस एंड फाइनेंस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट हॉबीज़। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की थी ईयर 2023 में और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड से। सो इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगा सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2024 मेरी फाइनेंशियल जर्नी का बहुत ही अच्छा साल था और मैंने अपनी स्टार्टिंग सिर्फ म्यूचुअल फंड से की थी। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है? बेसिकली म्यूचुअल फंड एक फंड होता है जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, मे बी 50, मे बी 100, मे बी 200। इसमें एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स होता है। तो जब भी हम एक म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं तो वो इस स्टॉक्स में एक साथ इन्वेस्ट हो जाते हैं और ये डिपेंड करता है कि किस स्टॉक का कितना प्रपोर्शन है उस फंड में, उसी हिसाब से वो पैसे उस स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ हमको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलता है। तो म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होता है और रिटर्न भी बहुत अच्छा होता है। इस वजह से हमारा रिस्क भी कम हो जाता है और हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो ब्रॉडली स्पीकिंग म्यूचुअल फंड्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक होता है पैसिव म्यूचुअल फंड। जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है उसमें जो टाइप्स ऑफ स्टॉक्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और जो पैसिव म्यूचुअल फंड होता है उसमें जो स्टॉक्स होता है वो डिसाइड करता है एक इंडेक्स। तो एक इंडेक्स होता क्या है? ब्रॉडली स्पीकिंग हमारी इक्विटी मार्केट में दो टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस होते हैं। एक होता है एनएससी, एक होता है बीएससी। एनएससी को बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी को बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों एक्सचेंजेस में से एनएससी एक्सचेंज पे ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, इसीलिए उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और इसीलिए हमको वो एक्सचेंज में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो एनएससी का इंडेक्स है उसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं, जो बीएससी का इंडेक्स है उसको हम सेंसेक्स बोलते हैं। एनएससी का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो है निफ्टी 50, बट उसके साथ और भी बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, जैसे मिड कैप 150 इंडेक्स होता है, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स होता है, अल्फा 50 इंडेक्स होता है। तो जो पैसिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इन इंडेक्स को फॉलो करते हैं। इसका मतलब वो खुद से डिसाइड नहीं करते कि उनको कौन से स्टॉक्स रखने या नहीं रखने, वो ब्लाइंडली इन इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो जो स्टॉक्स इन इंडेक्स में होते हैं वही स्टॉक्स पैसिव म्यूचुअल फंड्स में होते हैं। और जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही डिसाइड करती है कि कौन से स्टॉक्स को उस फंड्स के अंदर रखना है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड में और पैसिव म्यूचुअल फंड में। अब हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती क्या है? बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी की वैल्यू और साइज को रिप्रेजेंट करता है स्टॉक मार्केट में। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली एक वैल्यू होती है जो एक इंसान को देनी होती है कंपनी को पूरी तरीके से खरीदने के लिए। तो अगर किसी एक्स पर्सन को किसी कंपनी को खरीदना है तो उसको उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा जितनी उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी। तो इसका मतलब है जितनी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन है उतनी बड़ी कंपनी है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे हम सारे इक्विटी शेयर्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लार्ज कैप कैटेगरी, दूसरी मिड कैप कैटेगरी और तीसरी स्मॉल कैप कैटेगरी। तो इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 100 कंपनीज है उनको हम लार्ज कैप कंपनीज बोलते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 150 कंपनीज आती है उनको हम मिड कैप कंपनीज बोलते हैं और उसके बाद जितनी भी कंपनीज आती है उनको हम स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक म्यूचुअल फंड को किन पैरामीटर्स पे जज किया जाता है जिससे कि आप अपने लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड खुद चूज कर सको। तो चलते हैं कॉइन ऐप में। अब हम देख सकते हैं कि हम एक म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर रहे हैं और इस म्यूचुअल फंड का नाम है बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। तो एज द नेम सजेस्ट ये एक पैसिव म्यूचुअल फंड है क्योंकि इसमें इंडेक्स नेम है। ये अल्फा 50 इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है?
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है करंट एनएवी। इसका मतलब है कि 15.1 रुपीज में आप इसका एक यूनिट ले सकते हो एज ऑफ 3 जनवरी 2025। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इसका CAGR फॉर द प्रीवियस ईयर इज 32.34%, विच इज एक्सीलेंट। इसका मतलब है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब कि 32.34% इंटरेस्ट ये आपको पे करेगा जब आप इस म्यूचुअल फंड में एक साल के लिए इन्वेस्ट करोगे। इसके बाद है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, विच इज ₹1000। इसका मतलब है कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मिनिमम ₹1000 तो इन्वेस्ट करने ही होंगे। इसके बाद आता है एक एग्जिट लोड। इसका ये मतलब है कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड को एग्जिट कर रहे हो तो आपको ये बेसिक मिनिमम फीस पे करनी पड़ेगी अगर आप इसको इनकी टर्म से पहले एग्जिट कर रहे हो। इनकी टर्म्स में 1 ईयर भी हो सकता है, 6 मंथ्स भी हो सकता है, 3 मंथ्स भी हो सकता है, 2 मंथ्स भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में आज आपने निवेश किया है और अगर आप इसको 1 मंथ से पहले एग्जिट कर रहे हो तो आपको ये एग्जिट लोड देना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड, उसमें 1 मंथ है, 6 मंथ्स है, 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है या 4 ईयर है या जो भी है। और ये रेट भी अलग हो सकता है ये 0% हो सकता है ये 1% हो सकता है ये 2% हो सकता है 3% हो। तो और एग्जाम्पल्स में आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे चेंज होता रहता है। इसके बाद आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है ये फीस आपको उस AMC कंपनी को देनी पड़ेगी और इस फीस से वो अपनी कंपनी को चलाते हैं। इस फीस से वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देते हैं, इस फीस से वो अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अफोर्ड कर पाते हैं, इस फीस से ही वो अपने म्यूचुअल फंड को ऑपरेट कर पाते हैं और अपनी कंपनी को पूरी तरीके से ऑपरेट कर पाते हैं। इसके बाद आता है AUM, विच इज़ एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है बाय ऑल द रिटेलर्स बाय ऑल द स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स इज इक्वल टू 327.08 करोड़। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का मतलब है कि आप इस ड्यूरेशन तक इस फंड में से कोई भी पैसे नहीं निकाल सकते आफ्टर यू हैव इन्वेस्टेड मनी इन दिस फंड। तो अगर ये लॉक इन पीरियड 6 मंथ होता, इसका मतलब है कि अगर मैंने जनवरी में इस म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हैं तो मैं इस म्यूचुअल फंड से जुलाई तक पैसे नहीं निकाल पाऊंगा फॉर द सेम करंट ईयर। पर इस म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड इज नॉट एप्लीकेबल, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। इसके बाद आता है रिस्क इन्वॉल्व। सो इस म्यूचुअल फंड में रिस्क इन्वॉल्व इज वेरी हाई। अब देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है वो है इंडस्ट्रियल्स और इसमें एलोकेशन है 16.61%। उसके बाद है फाइनेंशियल्स और इसमें एलोकेशन है 14.85%। उसके बाद है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और उसमें एलोकेशन है 6.87%। उसके बाद है हेल्थ केयर और इसमें एलोकेशन है 6.68%। उसके बाद है एनर्जी और उसमें एलोकेशन है 5.17%। अब हम देखते हैं कि इसकी फंड की होल्डिंग्स क्या क्या है। तो इस फंड में जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, विच हैज एन एलोकेशन ऑफ 3.62%। उसके बाद है रेल विकास निगम लिमिटेड, विच हैज अ एलोकेशन ऑफ 3.50%। उसके बाद है ट्रेंट लिमिटेड, विच हैज अ एलोकेशन ऑफ 3.45%। उसके बाद है ऑयल इंडिया लिमिटेड, विच हैज अ एलोकेशन ऑफ 3.39%। उसके बाद है BSE लिमिटेड जिसका एलोकेशन है 3.38%। जिसके बाद है आयनॉक्स विंड लिमिटेड और इसका एलोकेशन है 3.19%। एंड द लिस्ट गोज ऑन। आप देख सकते हो कि इस फंड में टोटल 50 स्टॉक्स हैं क्योंकि ये अल्फा 50 इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है और ये इंडेक्स बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसने पिछले डिकेड में एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट जो दिया था वो 25% से भी ज्यादा था। इसका मतलब हर साल ये 25% रिटर्न दे रहा था। तो अगर हम इसे कंपाउंड कर ले तो इसका मतलब है कि इसने हमारी वेल्थ को 10 ईयर्स में 10 टाइम्स कर दिया, विच इज अमेजिंग। अब इस फंड की सबसे ब्यूटीफुल चीज है कि ये अल्फा 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है जो कि एवरी 3 मंथ्स में सेटल होता है। इसका मतलब है कि एवरी 3 मंथ्स में इसमें जो भी गंदे स्टॉक्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और जो भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनको इंक्लूड कर दिया जाता है और ये प्रोसेस हर 3 मंथ्स में रिपीट होता रहता है। तो इसमें ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं रहता जो परफॉर्म नहीं करता
और इसमें 50 वही स्टॉक्स रहते हैं जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, और हर 3 मंथ्स में वो स्टॉक्स चेंज होते रहते हैं, जिससे ये श्योर रहे कि जो स्टॉक इसमें है वो 100% अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे म्यूचुअल फंड में, जिसका नाम है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। ये फंड ट्रैक करता है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स को, और ये एक पैसिव म्यूचुअल फंड है। इसका करंट एनएवी है 19.26 रुपीज एज ऑफ 3 जनवरी 2025। इसका CAGR फॉर द पास्ट 1 ईयर इज 32.44%, विच इज वेरी गुड। इसके बाद द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज ₹100, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। द एग्जिट लोड इज 0.5%। इसका मतलब अगर आप इस म्यूचुअल फंड में से 30 डेज के अंदर निकल रहे हो तो आपको 0.5% देना पड़ेगा ऑन द टोटल अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड इन दिस म्यूचुअल फंड। द एक्सपेंस रेशियो इज 0.46%, विच इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि ये बहुत कम है। द एसेट अंडर मैनेजमेंट इज 766.59 करोड़, तो ये रिलेटिवली बहुत कम है, और कम एसेट अंडर मैनेजमेंट होना इज गुड, बिकॉज विद लेस एसेट अंडर मैनेजमेंट इट इज ईजियर टू जनरेट हायर रिटर्न्स। जो लॉक इन पीरियड है वो नॉट एप्लीकेबल है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। रिस्क इन्वॉल्व इज वेरी हाई। जिन सेक्टर्स में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है वो हम अपने सामने देख सकते हैं, और सबसे ज्यादा ये इन्वेस्ट कर रहा है इंडस्ट्रियल्स में। इसका एलोकेशन है 15.27%। फंड होल्डिंग्स में सबसे ज्यादा फंड होल्डिंग है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड में, और इसका एलोकेशन है 5.98%। द टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इन दिस म्यूचुअल फंड इज 150। इस म्यूचुअल फंड में जो सेटलमेंट टाइम है वो है 6 मंथ्स। इसका मतलब है कि एवरी 6 मंथ्स में जो भी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते उन्हें हटा दिया जाता है, और जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इस फंड की परफॉर्मेंस ओवर टाइम सस्टेनेबल रहती है, और ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न दे पाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे फंड के पास, और उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। इसका करंट एनएवी है 71.59 रुपीज एज ऑफ 3 जनवरी 2025, और पास्ट 1 ईयर में इसका CAGR है 49.32%, विच इज वेरी 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 गुड। द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू दिस फंड इज ₹500, और इसका एग्जिट लोड है 1%। मतलब अगर आप इस फंड में से 1 साल से पहले निकल रहे हो तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा, मतलब 1% ऑन द टोटल अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड इन दिस फंड। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.88%। ये एक एक्टिव म्यूचुअल फंड है क्योंकि ये किसी भी इंडेक्स को ट्रैक नहीं करता, और क्लियरली आप देख सकते हो कि इसमें एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो आर ऑन द हायर साइड एज कंपेयर टू पैसिव म्यूचुअल फंड्स। इस म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट इज 12,598.45 करोड़, विच इज ऑन द हायर साइड। मतलब कि फ्यूचर में हायर रिटर्न्स जनरेट करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड द लॉक इन पीरियड इज नॉट एप्लीकेबल, विच इज अ वेरी गुड साइन। द रिस्क इन्वॉल्व इज वेरी हाई। अब देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो सबसे ज्यादा इसने इन्वेस्ट कर रखा है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, और इसकी एलोकेशन है 21.27%। उसके बाद आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसकी एलोकेशन है 12.87%। फंड होल्डिंग्स में सबसे बड़ी कंपनी है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, और इसका एलोकेशन है 10.42%। उसके बाद आता है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, और इसका एलोकेशन है 9.91%। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से आप इतने सारे म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कर सकते हो, जिससे कि आप अपने लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड को इजीली चूज कर पाओ और इन्वेस्ट कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।